Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और इन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। A warm welcome, Siddharth. नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। Key domestic indices slip marginally. Sensex falls 0.22%. Nifty declines 0.25%. India moves from fragile 5 to top 5 economies in last 5 years, says Union Minister Piyush Goyal. And Brent crude trades at $80.08 per barrel. प्रमुख घरेलू सूचकांक मामूली गिरावट में सेंसेक्स 0.22% और निफ्टी 0.25% के नुकसान पर हुए बंद। पिछले 5 वर्षों में भारत फ्रेजाइल 5 से विश्व की 5 उच्चतम अर्थव्यवस्थाओं में पहुंच गया है, कहा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $80 सेंट प्रति बैरल पर थी। आइए शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। वैश्विक शेयर बाजारों से संकेत मिले जुले रहने के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक आज मामूली गिरावट पर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.22% की मंदी से 143 अंक कम होकर 64,832 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.25% की गिरावट से 48 अंक कम होकर 19,395 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.06% की बढ़त में रहा, हालांकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.27% की गिरावट दर्ज हुई। The key domestic indices ended marginally down amid mixed cues from the global share markets. The BSE Sensex declined 143 points or 0.22% to close at 64,832. The NSE Nifty fell 48 points or 0.25% to settle at 19,395. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.06% and the small-cap index fell by 0.27%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 13 companies appreciated while 17 companies declined. Mahindra & Mahindra surged 4.1% and Power Grid jumped 1.5%. IndusInd Bank rose 1.3% and Tata Motors gained 1%. On the other hand, Hindustan Unilever fell more than 1.5%, Tech Mahindra lost 1.3% and Infosys declined 1.2%. In sectoral indices at the BSE, 10 sectors gained while 10 declined. Realty index surged 1.2% and auto sector gained 1%. Healthcare rose 0.5% and utilities added 0.3%. On the other hand, FMCG sector declined 0.9% and oil and gas index fell 0.8%. IT and tech, both indices slipped 0.7% each. The overall market breadth was in negative territory as shares of 2,050 companies declined, while those of 1,655 companies gained. A total of 122 shares remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 रुपए 29 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 0.11% की बढ़त से 105.71 पर था। सिद्धार्थ जी, आप क्या कहेंगे? आज हालांकि गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है बाजार में, लेकिन 65,000 के नीचे आया है सेंसेक्स। किस तरह से देखते हैं बाजार की अभी की स्थिति को? कौन से फैक्टर्स आपको लगता है अफेक्ट कर रहे हैं और आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? नहीं, देखिए सोनू, जैसे आपने कहा
अपने समाचार में भी आपने बताया कि जो मिक्स्ड क्यूज़ हैं ग्लोबली, जो दुनिया भर से भी अभी जो जिस तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं तो वो मिक्स्ड हैं, और जो एक अनिश्चितता का माहौल है जो इज़राइल और हमास के बीच जो अभी युद्ध चल रहा है, उस पीछे उससे पहले रशिया और यूक्रेन में अभी वो भी युद्ध किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा है। और अगर हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था देखें या यूरोप में देखें तो हर जगह एक स्लो डाउन है, अभी कहीं भी ऐसा नहीं है कि एकदम डेफिनेटिव कोई एक सिग्नल आ रहा हो। तो उस शायद उसी का असर हमारी जो शेयर बाज़ार है वहाँ पे भी हो रहा है। और पीछे हमने देखा होगा जब वहाँ पे अमेरिका में जब इंटरेस्ट रेट्स थोड़े हार्डन हुए, बढ़े, तो हमने देखा FIIs का आउटफ्लो भी हुआ, पैसा उन्होंने अपना निकाला, कुछ प्रॉफिट बुक किया। तो उस समय हमने देखा था हमारी बाज़ार काफ़ी तेज़ी से नीचे गई थी, लेकिन उस समय भी मेरा ये मानना था कि ये एक सीमित दायरे में ही रहेगी, रेंज बाउंड जो हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है जिसकी वजह से कोई चिंता हो। हम अभी भी दुनिया की सबसे तेज़ ग्रो करते हुए अर्थव्यवस्था हैं इस साल, ऐसा लगता है। हो सकता है जो एस्टिमेट्स हैं कि हम 6.5% की हमारी जो ग्रोथ रेट है वो हो सकता है उससे ज़्यादा आए। कम से कम सेकेंड क्वार्टर के जो GDP के अब नंबर्स आने हैं तो उसमें ये अब एक्सपेक्टेशन जाहिर की जा रही है। RBI गवर्नर ने भी कहा है कि हो सकता है कि हम 7% के आसपास जो है सेकेंड क्वार्टर ग्रोथ है। तो मुझे लगता है ये जब तक कि दुनिया में थोड़ी ये जो अनिश्चितता है ये सेटल डाउन नहीं करते हैं और थोड़ा ग्रोथ को जो है दुनिया में भी अगर पिक नहीं करता है यूरोप वगैरह में, तो उसका एक असर देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके की बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। और शायद मुझे लगता है ये भी कई बार ये निवेशक के लिए ये मौका भी होता है, जब बाज़ार नीचे जा रही हो तो अगर आप कुछ अच्छे शेयर्स को खरीद सकें, आप मार्केट में एंटर भी कर सकते हैं राइट प्राइस पे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की राय ले लें अगर आपकी उतनी नॉलेज ना हो उसमें। So can we deduce from what you just commented that the markets are going to be range bound in the near future? राजेश, अभी देखने से तो ऐसा लगता है, कम से कम अगर हम लोग हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले जो कुछ महीने हैं हम लोग के यहाँ हिंदुस्तान में भी अभी चुनाव होंगे, इंटरिम बजट आएगा। हालांकि इंटरिम बजट में बहुत ज़्यादा बाज़ार को या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को एक्सपेक्टेशन नहीं होती। हालांकि पिछले 1-2 इंटरिम बजट से हम ये भी देख रहे हैं कि उसमें भी कुछ अनाउंसमेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ आपको फ्यूचर के इंडिकेशन दिखते हैं। लेकिन चूँकि इलेक्शंस आ रहे हैं, जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उस समय भी एक जनरल वो रहेगी कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, क्योंकि जब तक कि एक डेफिनेटिव आपको इंडिकेशन नहीं मिलता है कि अगली सरकार कौन सी होगी, आने वाली सरकार की पॉलिसीज़ कैसी होंगी और बाकी दुनिया में क्या जो हलचल है वो किस तरफ कहाँ सेटल करती है, तो उन सब कारणों से मुझे लगता है कि आने वाले अगले कुछ समय में मार्केट इसी में दायरे में ही रहेंगे। तो आपने इलेक्शन की बात की, तो इलेक्शन से पहले जो गहमा गहमी होती है, इतना जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, उससे भी आपको लगता है कि कुछ शायद बूस्ट मिले कंपनीज को और उनके प्रॉफिट्स को और कॉन्सिक्वेंटली बाजार को? नहीं, वो बात तो देखिए, मैंने सोनू कहा कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से अभी पीछे जो हमने बाजार गिरी, जब आप कह रही थी ना 65,000 के नीचे आ गई, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि हिंदुस्तान में खपत कम हो गई या हमारी ग्रोथ पे कोई फ़र्क पड़ गया। इन्फ्लेशन के ऊपर भी हमारी जो हमने स्टेप्स उठाए हैं लगातार वो कारगर साबित हो रहे हैं। सितंबर में जो इन्फ्लेशन था वो 5% तक आ गया नीचे। तो वो जो बात आपके लिए वो, और अब तो हम जो जिसको कहा जाता है ना त्योहारी सीज़न में हम इस समय हैं, तो ऑब्वियसली एक डिमांड पुश मिलता ही। अभी आप ऑटो सेल देखें, जितने भी आप फास्ट जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ खपत बढ़ रही है, और तो वैसा कोई रीज़न नहीं है। हाँ, वो इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा ना कि हो सकता है कि हम जो 6.5% का भी जो अनुमान हमारा है कि जो हमारी ग्रोथ रेट का इस साल, वो हो सकता है कि हम उससे बेहतर करें, हम 7% के आसपास कहीं जाके रुकें। तो वो बात वो भी उसको पुश दे रहा है। बट हाँ, लेकिन मार्केट हमेशा केवल फंडामेंटल पे नहीं चलती है, तो कहीं ना कहीं उसको एक सिग्नलिंग, एक क्यू चाहिए रहता है, कोई रीज़न चाहिए होता है। So this signaling that has come from the Fed chair's speech, the cues that we are getting that they're very reduced likelihood of a rate hike. Is that part of the calming process for the market? Very good point, Rajesh, you have brought in, and probably I should have also mentioned that earlier. That also has led to FIIs now not selling the kind of selling we saw. So that has also given a calmness to the market. Plus
if you look at our own domestic investors, even if you look at the mutual fund data which has come in, so even in I think October last month data which has come in, so we have seen about 20,000 crores worth of investment, retail investments money coming into our stock markets. So all that indicates that people have complete faith in Indian stock market. There is nothing to worry. Yes, these kind of ups and downs will happen, and a good investor has to kind of stay invested. सो आप जो कह रहे थे कि अभी एक मौका है कि प्राइसेस गिरी हुई हैं तो एंटर करने का, सो ऑफ कोर्स हम कंपनी स्पेसिफिक तो बात करते नहीं हैं, लेकिन सेक्टर्स में अगर हम नज़र डालें तो कौन से सेक्टर्स हैं जहां आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है? देखिए सोनू, मुझे लगता है कि एकदम एक आम आदमी के उससे भी आप देखें तो आपको दिखेगा ऑटो सेल्स इंडिया में एकदम जूम कर रही हैं। तो चाहे वो दोपहिया वाहन हो या चार एसयूवी हो, हाँ मतलब एसयूवी तो अभी 90% सेल्स हैं जी। मतलब अगर कारों में जो बिक्री हो रही है उसमें भी जो बिक्री हो रही है वो एसयूवीज की 90% है। तो वो एक रुझान है, इस समय वो चल रहा है। और इवन टू व्हीलर्स की सेल्स आर वेरी हाई। सो ऑटो इज़ वन सेक्टर वी कैन से। आईटी हमेशा मुझे लगता है एवरग्रीन है, बट ठीक है थोड़ा ओवरसोल्ड होगा लोगों को लगता है। बट अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, बैंकिंग इंडिया इज़ डूइंग गुड इन दैट साइड। सो आई थिंक दीज आर एफएमसीजी, दो थोड़ा सा रूरल डिमांड कम है तो इसकी वजह से थोड़ा डिप्रेस्ड होगा, बट दीज आर सेक्टर्स विच आर स्टेबल विच विल गिव यू रिटर्न्स एंड वन हैज़ टू एंटर एट राइट लेवल। तो आपको सही लेवल्स पे घुसना है और थोड़ा मार्केट ऐसी जगह नहीं है रिटेल इन्वेस्टर के लिए कम से कम कि जहां आप बहुत जल्दीबाजी करें। So, Siddharth, India's small and mid-sized stocks have had a fantastic run this year. This is nation's roughly about 3.7 trillion market. Do you think this Diwali, this festival of Diwali, we can pick potential winners from small and medium-sized sector stocks? Absolutely, yes. There are good picks. One has to identify. That is the most key part, is that you have to identify those good picks and probably then choose them and stay invested in them for a long time. Okay. Moving on, we have the next story on Union Minister for Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles, Piyush Goyal, in his inaugural address at the National Conference on Ease of Doing Business held in New Delhi yesterday, said that aspirational young India will spur the future growth of India. Mr. Goyal said that the foundational economic reforms undertaken by the government has ensured that India moved from fragile 5 to top 5 economies in the last 5 years. The minister lauded the industry for supporting the national initiative of ease of doing business and said that the government is working to take ease of doing business to the next level. National Conference on Ease of Doing Business was held at New Delhi on 8th of November 2023. Department for Promotion of Industry and Internal Trade, a nodal department for ease of doing business, organized the conference in association with Confederation of Indian Industry. The conference covered many important areas relating to ease of doing business, such as ease of doing business way forward, national single window system, strengthening dispute resolution mechanism, easing of paying of taxes and customs procedures. Siddharth, foreign investors look for one thing, ease of doing business. If we streamline this, you think we are made? And how far have we eased the ease of doing business? Rajesh, as you said, it is one of the most important things. Not only foreign investor, I think any investor, any of us would look at how easy it is to do business anywhere, any sector you want to invest. So I think that has been the focus of this government from the day it assumed office. I remember, if I can recall rightly, in 2014, I think in terms of this index of ease of doing business, globally we were somewhere around 142. And I think the last time, if I remember, 2022, so that we have improved that rank almost by half. We are somewhere around, more than half I should say. It's around, we are now currently 63rd. And the aim of the present government is to take us below 50
We should be in the first 50 in terms of ease. As long as we don't have that, we are not in that ease of doing business. If it's not a priority. Preferential list of countries to come into India, we will not be if we are not in the top 50. Is that what you're saying? No, I wouldn't say that. Still people will come to India and they are lining up to come to India. I'll tell you why. Because we are such a huge market. So who can ignore us? I can give you an example of Apple. I think if I remember correctly, in the year 2014-15, it was Apple who was trying to put pressure on us that they will come to India only on certain terms. So the current government was very clear. So that we will not give you any favorable treatment. Yes, if you want, there are any bottlenecks, we will take care of them. Yeah. So I think the focus is to do that. It is not to give anybody any preferential treatment, but to create a condition conducive where business can flourish in this country. People can come and they can establish their businesses. Manufacturing has been the focus. We've taken a lot of steps also for that. So like PLI scheme, productivity linked scheme. So I think all that is also giving a fillip to us. And the minister is talking about the aspirational young India. They are the ones who are going to spur the future growth of India, and they are very important spoke in the wheel, which will take the development of India forward. So that if you look at that, Rajesh, when he's talking about aspirational young Indian, what has this government done? It has brought in skilling as a big tool. Why are we doing that? Because there would be a requirement of that kind of manpower, trained manpower. So how do you get it? So that is why a department of skill development was created especially by this government, so that our young workforce is, we have a trained workforce. So how does that fit into ease of doing business? How do you get manpower? How do you do business if you don't have trained people? Where do you get it from? Very important element for doing today, even in this conflict, Israel-Hamas conflict, Israel, if I'm not wrong, they're seeking Indian people into Israel as a large Indian workforce. They're looking for that to replace their local Hamas people who come in from their daily, cross their borders or come into Israel. So I think Indian skilling is a very essential part if you want to be a manufacturing powerhouse. एंड अगर आप देखें तो 31.6% ग्रोथ हुई है पेटेंट एप्लीकेशंस में 2022 में, एंड कुछ फिगर्स आई हैं कोडिंग और डेवलपिंग फील्ड्स में इंडिया इज डूइंग वेरी वेल. इनफैक्ट 36% ग्रोथ हुई है. सो आपको लगता है कि भारत में जो एक टैलेंट है और स्टार्टअप्स को जो एक पुश दिया जा रहा है, स्टैंड अप इंडिया, ये सारी जो स्कीम्स हैं सरकार की, यू फील वो भी हेल्प कर रही हैं? बिल्कुल सोनू, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि पहले आप देखेंगे इंडिया में पेटेंट्स के जो वो अवार्ड होते थे बहुत लंबा समय लगता था, तो उसके ऊपर सरकार ने काम किया, फोकस किया. फिर इस तरह की स्कीम्स हम लाए, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया. सो जो एंटरप्रेन्योरशिप को हमने सपोर्ट किया है, उसी का रीज़न है कि आज हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, आई थिंक हम अब ग्लोबली आई थिंक वी आर द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. तो आई थिंक इट इज़ ऑल मेड ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच हैव गॉन इनटू दिस. आइए अब चलते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर की ओर. खुले बाजार बिक्री योजना के तहत बोली दाताओं को 2,85,000 टन गेहूं और 5,000 मीट्रिक टन से अधिक चावल बेचा गया है. चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमत को नियंत्रित करने के सरकारी पहल के एक हिस्से के रूप में साप्ताहिक ई नीलामी आयोजित की जाती है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा, खुले बाजार बिक्री योजना के तहत अर्ध सरकारी और केंद्रीय भंडार, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड जैसे सहकारी संगठनों को अतिरिक्त 2,50,000 टन गेहूं आवंटित किया गया है. वे आवंटित गेहूं को भारत आटा ब्रांड के तहत 27 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम पर जनता को बेचेंगे. मंत्रालय ने कहा, इस योजना के तहत व्यापारियों को गेहूं बिक्री के दायरे से बाहर रखा गया है. उन्होंने कहा कि स्टॉक की जमाखोरी से बचने के लिए देश भर में 1,800 से अधिक आकस्मिक जांच की गई है. सो आपको लगता है कि ये जो स्टेप्स हैं सरकार के, ये बहुत ज़रूरी हैं फूड इन्फ्लेशन और ओवरऑल इन्फ्लेशन जो हमारी है उसको नियंत्रित रखने में?
नहीं देखिए, अगर हम इसका परिप्रेक्ष्य समझें, अभी तक हम ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसको ओएमएस कहते हैं, हम ओपन मार्केट स्कीम है, ये जो हम होलसेल ट्रेड को ये बेचते थे, उससे हम कोशिश ये करते कि उसकी जो आपूर्ति है उस सामान की, चाहे वीट की हो या राइस की, उसको बाजार में बढ़ाते थे ताकि प्राइजेस जो है नियंत्रण में रहे। ये पहली बार ये पहल हुई है रिटेल लेवल पे। इससे सरकार क्या कर रही है कि रिटेल लेवल पे ले जा, मतलब जो आप गेहूं दे रहे हैं, जो गैर सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज को दे रहे हैं, जिनके माध्यम से वो गेहूं को प्रोसेस करेंगे और उसको बाजार में बेचेंगे एक फिक्स्ड 27 रुपए प्रति किलो के आटे के फॉर्म में। तो ये पहली बार बहुत ही कारगर रिटेल इंटरवेंशन जिसको मैं कहूंगा। अभी तक सरकार करती थी होलसेल लेवल पे, बट शायद गवर्नमेंट को लगता है कि पूरा असर पास ऑन होता था कि नहीं होता था, वो भी शायद वो बिल्कुल वाजिब बात आप कह रही हैं। और इसी मद्देनजर, क्योंकि जो वीट की प्राइजेस को लेके हमारे पास बहुत बड़ा बफर है, स्टॉक है, कोई जो आगे एस्टिमेट्स हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कीमतें हैं गेहूं की वो नीचे नहीं आ रही। सरकार ने स्टॉक लिमिट्स लगाई, कई कदम उठाए हैं, एक्सपोर्ट्स पे बिल्कुल हमारा क्लियर पॉलिसी है कि हम कोई भी जो है फूड आइटम, लेकिन उसके तो शायद वही एक ये वजह है कि सरकार ने एक इनोवेटिव स्टेप उठाया है और मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय कदम है। Moving on, the 59th Network Planning Group meeting was held yesterday in New Delhi. During the meeting, a discussion was held on high traffic density routes of the Ministry of Railways. The program involves increasing the capacity of high traffic density routes with a total length of 16,600 kilometers, augmenting and four-laning of trunk routes and doubling of feeder routes. It is expected to decongest the network and increase speed. The Ministry of Railways has identified around 200 projects under this program. The aspect of integrating railways with other modes of transportation to promote multi-modal connectivity of infrastructure in the country was discussed. Siddharth, what is important is that this program is talking about employment generation. It is talking about how importance should be given to Indian logistics ecosystem and also sustainable transportation system. So it's good that we are talking about these network planning in the railway traffic so as to achieve these objectives. Rajesh, as some time back as we were discussing the big theme of ease of doing business, I think this is also a part of that. A step towards that, yeah. So if Minister Piyush Goyal just yesterday, as you said in the story, said that we are now not among the fragile five, we are the strong five economies. So I think these are all steps that have been taken or have been contemplated or being pushed on the ground. So this is one of those steps. Until unless you are able to move goods from one place at a fast pace in large sums through different modes of transport, how would you bring people to India? How would you make India a big manufacturing base? I think that is the most essential thing. इसी तर्ज पर है हमारी अगली स्टोरी जो स्किलिंग से जुड़ी हुई है। जैसा आप थोड़ी देर पहले स्किलिंग की इंपॉर्टेंस का जिक्र कर रहे थे, नई दिल्ली में आज शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में कानपुर के भारतीय कौशल विकास संस्थान ने आईआईटी कानपुर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डसॉल्ट एयरक्राफ्ट सर्विसेज इंडिया के साथ 3 समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए, जो उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मजबूती के लिए स्थानीय युवाओं को एरोस्पेस और डिफेंस क्षेत्रों के लिए तैयार करेंगे। ये कदम कौशल विकास मंत्रालय के उद्देश्यों के अनुरूप है। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि ये भागीदारी कौशल विकास के भविष्य और भारत के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है कि एक शैक्षिक संस्थान, एक कौशल विकास संस्थान और उद्योग जगत मिलकर युवाओं को भविष्य के अनुरूप सशक्त करने के प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, ये एक ड्रीम वो है स्टेप कि जहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी की हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयबल नहीं है हमारे यूथ, तो यहाँ पर हम इंडस्ट्री और स्किलिंग और एजुकेशन को मिलके जो ये प्रयास है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये एक सपना है कि हिंदुस्तान का ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है उसको हम इंडिजनाइज करें, मतलब वो घरेलू उत्पादन हो। तो शायद मुझे लगता है उसी के, और हमने एक डिफेंस कॉरिडोर जो ये उत्तर प्रदेश में झांसी के आसपास कहीं हमने आइडेंटिफाई भी किया और वहाँ काम भी चल रहा है। कुछ कंपनीज, कुछ
विद प्रोडक्शन सीमित स्तर पे हो भी रहा है। तो मुझे लगता है उसी को पेस देने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास ट्रेंड युवा नहीं होगा, ट्रेंड एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, तो वो कैसे उसको आप कारगर करेंगे। तो मुझे लगता है उसी डायरेक्शन में ये एक और स्टेप है। स्किल इंडिया की जो आप बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग ऑफ, बिल्कुल, और Skill वही India- मॉडल हर जगह भी फॉलो हो सकता है। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख था, सिवाय हांगकांग के, जहां हैंगसेंग सूचकांक 0.3% की गिरावट में रहा। जापान का निकेई सूचकांक 1.5% के उछाल में रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी दोनों 0.2% की बढ़त में रहे। चीन का शंघाई सूचकांक मामूली बढ़त पर बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों में आज दिन के कारोबार में तेजी का रुख था। ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 0.8% की बढ़त पर था। जर्मनी के डैक्स में 0.5% की तेजी थी और लंदन का फुटसी 0.2% की बढ़त पर था। The three U.S. major indices ended mixed yesterday. The S&P 500 rose 0.2% and the Nasdaq Composite gained 0.1%. However, the Dow Jones Industrial Average fell 0.1%. क्या कहेंगे आप, रिसेशन का अभी कितना डर बाकी है, ब्रीफली? नहीं, मुझे नहीं लगता सोनू कहीं रिसेशन का अभी कोई डर नहीं है, बिकॉज ऐसा कोई भी संकेत नहीं आ रहा है जहां रिसेशन की डर हो, जबकि दुनिया में इतनी अनिश्चितता हो। मतलब कम से कम 2 युद्ध चल रहे हैं, एक बहुत लंबे समय से, एक युद्ध जो अभी शुरू हुआ है उसका भी लगता नहीं कि अंत निकट होगा। तो मुझे नहीं लगता हम कहीं रिसेशन में। हाँ, बट ये ज़रूर है कि अभी कहीं जो गति या रफ्तार, क्योंकि ये जो छोटे छोटे छिटपुट इवेंट्स लगातार जो हो रहे हैं, तो वो जो एक टर्मोइल बना हुआ है ग्लोबली, तो मुझे लगता है उसका एक इम्पैक्ट है। और जब तक ये चीज़ें थोड़ा शांत नहीं होती हैं तब तक मुझे लगता है ग्लोबली चीज़ों अभी गति नहीं मिलेगी। So what are you expecting from the Federal Reserve chairs? What will come out of it? I think they will maintain a status quo for now. That's what the indications are. That is why even our central bank has been kind of staying away from hiking rates. Okay. Moving on, the crude oil price hovered around $80 per barrel amid demand concerns and a waning war risk premium, having triggered a sell-off over the past week. In intraday trade, Brent crude was trading at $80.08 per barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude was trading at $75.80 per barrel when reports last came in. Now, how do you see the prices going? Very briefly, and the embargo on Venezuela has been lifted. Now, the output cut that the Gulf countries were talking about has no meaning per se, because there you have Venezuela giving you these supplies. Where do you see the rate? Rajesh, see, ultimately it is the market, supply and demand, which will finally bring the prices to that level. So I think the war premium, which you said, the small spurt in prices, the crude prices were hovered a little over $90 also. So, but again they found their levels, I think, the demand and supply, and since there's not huge demand, so I don't think that it will threat to cut supplies will work. आइए चलिए प्रेशस मेटल्स की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना 139 रुपए की गिरावट से 59,870 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी मंदी दर्ज करती हुई 490 रुपए की गिरावट से 70,560 रुपए प्रति किलो पर थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,953.20 प्रति आउंस पर था। चांदी भी गिरावट दर्ज करती हुई $22.58 प्रति आउंस पर थी। समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे प्रश्नों के जवाब दिए, इतनी अच्छी चर्चा की विभिन्न विषयों पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you, Siddharth, for being with us. And before we close the headlines once again, key domestic indices slipped marginally. Sensex falls 0.22%, Nifty declined 0.25%. India moves from fragile 5 to top 5 economies in last 5 years, says Union Minister Piyush Goyal. And Brent crude trades at $80.08 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.